दोस्तों आज बात करने वाले हैं भारत के अपवाह तंत्र के बारे में। तो अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? जैसे आपको पता है कि मुख्य नदी होता है, उद्गम होता है, फिर जाकर सागर में मिल जाता है, वो मुख्य नदी होता है। और एक होता है सहायक नदी जो उद्गम होता है और जाके बड़ी नदी में जाकर मिल जाता है। तो यानी एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदी, और इसके पूरे जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। ऐसे भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक तो हिमालय की तरफ से निकलने वाली नदियां, और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की तरफ से निकलने वाली नदियां। तो यहाँ पर हिमालय की नदियों को भी तीन भागों में बांटा गया है, क्योंकि हिमालय की जो नदियां हैं, तीन प्रमुख नदी है। एक तो आपका सिंधु है, एक गंगा है और एक ब्रह्मपुत्र है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में। फुल मैप के साथ देखेंगे, तो जुड़े रहिए और आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और मैप बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि एक भारत का डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ एक ये मैप लेने के बाद ऐसे ले लीजिए, और फिर ये करके, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे यहाँ बना दीजिए। और फिर उसके बाद इस साइड में मान लेते हैं, क्योंकि हम मुझे इधर से काम है नहीं, इधर से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको पता है कि ये पाकिस्तान है इस साइड में। तो अब चलते हैं कि सबसे पहले कि सिंधु नदी निकलती कहाँ से है। तो देखिए यहाँ पर एक झील है जिसे हम लोग कहते हैं मानसरोवर झील। क्या कहते हैं? मानसरोवर झील। और यही पास में एक ग्लेशियर है जिसे हम लोग बोलते हैं चेमायुंगडुंग। ठीक है, चेमांगयुंगडुंग। और यहीं से एक नदी निकलती है जिसे हम लोग बोलते हैं सिंधु नदी। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, सिंधु नदी का एक डायग्राम बना लेते हैं। और यहां से एक नदी जा रहा है, ये रहा आपका कौन सा? सिंधु नदी। लेकिन वो एग्जैक्ट कहीं ना कहीं मिल ही रहा होगा। तो भारत में कह सकते हैं कि भारत में ये प्रवेश कहां से कर रहा है? तो आप कहिएगा दमचौक नामक जगह से। कहां से? दमचौक नामक जगह से भारत में प्रवेश करता है। उसके बाद सिंधु नदी फिर आगे जाता है और लद्दाख होते हुए फिर पाकिस्तान में प्रवेश करता है। ठीक है, पाकिस्तान में प्रवेश करता है। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई पाकिस्तान में प्रवेश जो करता है वो कहां से करता है? तो आप कहिएगा चिल्लास। कौन सा जगह? तो चिल्लास, यहां लिख देते हैं चिल्लास। ठीक ना। उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाता है और फिर आगे ऐसे होते हुए फिर चला जाता है यहाँ पर, और जाकर गिर जाता है कहाँ? तो अरब सागर में। देखिए यहाँ पे कहाँ गिर जा रहा है? अरब सागर में। ठीक। और यहाँ एक साइड में आप जो देख रहे हैं, इस साइड में यहाँ पे क्या है? तो कराची है। क्या है? कराची है। तो यानी अब आप देख चुके हैं कि कहां से निकल रहा है। तो मानसरोवर से भारत में प्रवेश कर रहा है दमचौक के पास, पाकिस्तान में प्रवेश कर रहा है चिल्लास के पास, और कराची के निकट अरब सागर में गिर जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितनी है ना? टोटल लंबाई कितनी है? तो आप कह सकते हैं 2880 किलोमीटर। कितना है? 2880 किलोमीटर। और अगर वही पूछ दे आपसे कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो आप कहिएगा 1114 किलोमीटर। ठीक, ये आपका भारत में इसकी लंबाई हुई। अब बात करते हैं इनकी सहायक नदियों के बारे में। तो यहां सबसे पहले एक नाम आता है, ये एक नदी है यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं सियोक, और इसको बोलते हैं नुब्रा। यानी नुब्रा सियोक की सहायक नदी है। तो फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं सियोक नदी। ठीक है, सियोक नदी। और इसको हम लोग बोलते हैं नुब्रा नदी। ठीक है, सियोक नदी और नुब्रा नदी। ऐसे इसको भी हम लोग लिख देते हैं सिंधु नदी है, ये है। अब बात करते हैं सियोक नदी जो सहायक नदी है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पता है, इसको कहा जाता है मृतकों की नदी। क्या कहते हैं? मृतकों की नदी कहा जाता है, क्योंकि बहुत कठिन वाले जगह पे ये बहता है, इसीलिए इसे मृतकों की नदी कहते हैं।
ऐसे एक और नदी है बैतरणी नदी। बैतरणी नदी को भी मृतकों की नदी कहते हैं, लेकिन वो पौराणिक हिसाब से मतलब कि ग्रंथों में उसका चर्चा किया गया है कि भाई अगर यमलोक जाना है तो वो वही मार्ग है, यानी आपका बैतरणी नदी एक मार्ग है यमलोक जाने के लिए। उसी तरह से आपको श्योक नदी मृतकों की नदी कही जाती है और नुब्रा जो है इसकी सहायक नदी है। आगे और भी नदी है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक मानचित्र बना देता हूँ। ये वाला ये एक नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं गिलगिट। तो यहाँ लिख देते हैं, आप भी लिखते चलिए जिससे याद हो जाए। ये एक क्या नदी है, कौन सी? थोड़ा मेरा ये स्लो काम कर रहा है, लैपटॉप खराब हो गया है, कोई नहीं, तो धीरे-धीरे लिख रहा है लेकिन लिख रहा है ना? तो ये हो गया गिलगिट नदी। अब बात करते हैं एक और जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अट्टक, ठीक ना? कौन सा जगह? अट्टक। और अट्टक के पास में एक नदी मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं काबुल। कौन सा कहते हैं? काबुल। और उसकी एक सहायक नदी है जिसे हम लोग बोलते हैं स्वात। इसको भी लिख लिया जाए। एक नदी थी कौन सी भाई? काबुल। और ये वाला हो गया आपका कौन सा? स्वात। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें आगे और बढ़ते हैं तो एक और नदी इसकी मिलती है यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं कुर्रम। ठीक है, क्या बोलते हैं? कुर्रम। और एक को बोलते हैं यहाँ पे तोची। इसको भी लिख लिया जाए। इसको बोलते हैं कुर्रम और इसको बोलते हैं तोची। ठीक ना? आगे और भी बढ़ेंगे तो एक और सहायक नदी है यहाँ पे जिसको हम लोग बोलते हैं गोमल। बनाते जाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए और इस तरह से याद हो जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा? गोमल। ठीक ना? गोमल। तो अब बात करते हैं एक और पाकिस्तान में एक सहायक नदी है जो बहुत फेमस है। ऐसे बिहार में उसके जैसा एक नाम का और है, लेकिन जैसे एक होता है ना मोहन, सोहन, तो सोहन नाम की नदी यहाँ पे आपको मिलता है। ये रहा कौन सा नदी? सोहन नदी। ठीक है, सोहन नदी। तो ये जो है अब यहाँ पे कहता है कि किस तट से मिलता है, ये सभी नदी जो है किस तट से मिल रहे हैं ये वाले। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जब भी नदी जब इधर से निकलकर इधर बह रही है तो आपका ऊपर में कौन सा हो जाएगा? तो ऊपर में कौन सा हाथ हो रहा है? दायां हाथ हो रहा है। तो ये दाएं तट से आकर मिलने वाली नदी है, समझे? ये आप सिंधु नदी इधर जा रहा है और इधर बह रहा है, और हम जब भी पूछेंगे हाथ से ऐसे ऐसे करेंगे तो मेरा दायां हाथ जो है ऊपर की ओर जा रहा है, तो दाएं तट से आकर मिल रहा है। और जो बायां हाथ नीचे है, तो यानी अब जो भी नदी इधर से मिल रहा है वो बायां तट हो जाएगा। जैसे कि सोहन, सोहन क्या है? बाएं तट से मिल रहा है, और ऊपर से जो मिल रहे हैं नदी वो दाएं तट से मिल रहे हैं। तो ये बाएं दायां हमेशा याद रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हमने ऐसे बना लिया, अगर मान लीजिए नदी ऐसे बह रहा है, इस साइड बह रहा है, तो ऊपर वाला में हाथ कौन सा हो जा रहा है? बायां, और नीचे कौन सा हाथ हो जा रहा है? दायां। तो जो ऊपर से आकर नदी मिलेगी वो बाएं तट से मिलेगी, और नीचे से जो मिलेगी वो दाएं तट से मिलेंगी। ऐसे कर कर आप याद कर सकते हैं। अब ये तो आपका हुआ कि जो पाकिस्तान के आसपास में जो नदियां हैं वो मिल रही है। अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि पंचनद जो जानते हैं आप, तो पंचनद नदियों के बारे में भी आपका जानना जरूरी है। तो एक काम करते हैं, इस मानचित्र में बनाएंगे तो बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, चलिए इसी बनाते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बैरी नाग है ना? बैरी नाग, और यहां से एक नदी निकल रही है जिसे हम लोग बोलते हैं झेलम। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? झेलम। ठीक ना? और इसकी एक सहायक नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं किशन गंगा। इसको बोल देते हैं क्या? किशन गंगा। ठीक ना? तो झेलम की सहायक नदी क्या हो गई? किशन गंगा। और एक कन्हर भी आता है, लेकिन आप इतना याद रखिए। और कहां से निकल रही है? तो बैरी नाग से। उसके बाद क्या है कि और भी एक सहायक नदी है, जैसे कि एक यहां से निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं चंद्र। ठीक ना? चंद्र। और एक और नदी निकलती है भागा। ठीक ना? और चंद्रभागा जो मिलकर बनती है कौन सा नदी? तो चेनाब।
और झेलम आगे चेनाब में ही मिल जाती है। तो यहाँ पर इसको लिखना जरूरी है। एक नदी का नाम है चंद्र, ठीक ना, और एक नदी का नाम है भागा। और ये कहाँ मिलती है? तो एक टंडी नामक जगह है, टंडी, वहां पे मिलती है और तब चेनाब नदी कहलाती है। समझ में आया? तब चेनाब नदी कहलाती है। तो यहाँ पे लिख देते हैं चेनाब नदी कहलाती है। और चेनाब नदी को इस यही कारण है कि चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। अब कहा जाता है कि भाई झेलम जो है और चेनाब है कहीं ना कहीं तो मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको याद होगा झंग नामक एक जगह है, झंग नामक जगह पे ये जाकर मिल जाती है। कहा? चेनाब और झेलम। अब आगे एक और सहायक नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं रावी नदी, है ना। तो अब एक रावी नदी को बना देते हैं यहां से, और एक ऐसे जाता है रावी नदी, ये वाला। समझ में आया? आगे तो अब इसको कहते हैं रावी नदी, और रावी नदी भी जाकर मिल जाती है किसमें? चेनाब में। अब ये कहाँ मिलती है? तो एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं अहमदपुर, और अहमदपुर का एक सियाल नामक जगह है, वहीं पे जाकर मिल जाती है। किसमें? चेनाब में। अब उसके बाद एक ब्यास कुंड है, और ब्यास कुंड से निकलती है एक नदी जिसको हम लोग बोलते हैं ब्यास। और एक राकस ताल है, राकस ताल से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं सतलज। ठीक ना। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि कौन सी नदी निकल रही है, ये वाला तो ब्यास नदी, और ये वाला कौन सी नदी निकल रही है? तो सतलज। ठीक ना, कौन सी नदी निकल रही है? तो सतलज। अब क्या कह रहा है कि ब्यास और सतलज मिल जाती है, तो एक जगह है हरिके नामक, वहीं पे जाकर मिल जाते हैं। तो ब्यास मिल जा रहा है सतलज में। आगे जाकर सतलज जो है वो ऐसे चेनाब जा रहा है, और ये सतलज आ रहा है, और फिर जाकर चेनाब में मिल जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं तो मिल रहा होगा। तो एक जगह है उच्च नाम का, उच्च शरीफ, ठीक ना, क्या नाम का? उच्च शरीफ नाम का एक जगह है, वहीं पे जाकर सतलज चेनाब में मिल जाता है। अब यहां से देखिए झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पांचों नदियों को मिलाकर किस नाम से जाना जाता है? तो पंचनद। तो हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये पांचों नदियां क्या हो गई? पंचनद। अब आगे जाकर यही पंचनद, है ना, यही पंचनद पाकिस्तान के मिठन कोट नामक जगह पे मिल जाती है। तो यहां पे आप बना सकते हैं कौन सी जगह पे? मिठन कोट। मिठन कोट नामक जगह पे मिल जाती है। तो ये पूरा का पूरा आपका एक सहायक नदी है, सिंधु की पूरी सहायक नदी है, और आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो फिर से याद रखिएगा, ये जितनी भी नदियां हैं ये कौन से तट से मिल रही हैं? तो ये बाएं तट से मिल रही है, और ऊपर से जो नदियां हैं वो दाएं तट से मिल रही है। इसकी पूरी लंबाई कितनी हो गई? 2880, और भारत में इसकी लंबाई हो गई 1114। तो इस तरह से अगर आप डायग्राम बनाते हैं ना, तो आपको एक एक चीज याद हो जाएगा। ठीक ना। तो बहुत आसान तरीका है। हमेशा जब भी ज्योग्राफी पढ़ा कीजिए तो मानचित्र के साथ पढ़ा कीजिए। क्लियर? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए करते हैं जय हिंद, बाय बाय।